चलिए दोस्तों, आज हम लोग शुरू करते हैं औरंगजेब से प्रमुख विद्रोह। तो औरंगजेब के शासनकाल में जितने प्रमुख विद्रोह हुए थे उसको हम लोग देखेंगे कि औरंगजेब के शासनकाल में कौन कौन प्रमुख विद्रोह हुए थे। तो इसके शासनकाल में अनेकों विद्रोह हुए थे, जैसे अनेकों विद्रोह हुए थे, जैसे शासनकाल में अनेकों विद्रोह, जाट विद्रोह, सनातनामियों का विद्रोह, सिख विद्रोह, बुंदेला विद्रोह और राजपूतों का विद्रोह, फिर मराठों का विद्रोह, फिर अफगानों का विद्रोह। इस प्रकार अनेकों विद्रोह हुए थे। तो इसका जो विद्रोह का मेन कारण था वह शाहजहां के शासनकाल से ही विद्रोहों का उपज हो चुकी थी। लेकिन आगे चलकर औरंगजेब के शासनकाल में जब औरंगजेब राजा बादशाह बनता है तो कुछ कड़ाइयाँ करता है, जिसके कारण इसके शासनकाल में ये सब विद्रोह ये सब जो शाहजहां के शासनकाल में उपज इसकी मतलब इसकी पैदाइश कहिए या उपज हुई थी, जो आगे चल के औरंगजेब के शासनकाल में एक बड़ा विद्रोह का रूप ले लेता है। तो उसके शासनकाल में ये सब जो विद्रोह हुए थे उसी का विद्रोह का हम लोग देखते हैं। पहला जो विद्रोह है जाट विद्रोह। जाटों का जो विद्रोह हुआ था, मेन रूप से जाट कृषक होते थे। कृषक लोग का असंतुष्टि के कारण जाटों का विद्रोह हुआ था। जाटों का विद्रोह इसलिए हुआ कि ये लोग शाहजहां से भी असंतुष्ट थे। ये लोग क्योंकि जहांगीर और अकबर और जहांगीर के शासनकाल में जाटों को बहुत सहूलियत प्रदान थी, इन्हें अनेक तरह की सुविधाएं प्राप्त थी। और ये बादशाह के प्रति वफादार थे, जिनके कारण इन्हें कोई असुविधा नहीं होती थी। इन्हें जैसे बादशाह इनके प्रति इनके खिलाफ न कोई उतना सख्त कार्रवाई करते थे और न ये बादशाह के खिलाफ कुछ करते थे। तो इनके जाटों को अकबर और जहांगीर के समय बादशाह से इनका रिलेशन अच्छा था। लेकिन जैसे ही शाहजहां और का जो लास्ट पीरियड आता उस समय से ये लोग बगावत की शुरुआत कर देते हैं। और औरंगजेब के समय आते आते ये लोग सबसे पहले औरंगजेब के समय आते आते यह विद्रोह का रूप ले लेता है। बोला जाता है कि सबसे पहला जो विद्रोह जाटों ने किया था वो मथुरा के क्षेत्रों में जाट लोगों ने किया था। और कब किया था, और उसका जो जमींदार सूबेदार था, जो इनका जाटों का जो आंदोलन का नेता था, वो कौन कौन था, तो देखते हैं। पहला देखते हैं, जाटों का जो विद्रोह हुआ था, जो पहला विद्रोह हुआ था, जो तिलपत राय और गोकुल राय ने किया था। जो जाटों का पहला विद्रोह हुआ था, तिलपत राय और गोकुल राय ने किया था, नामक जमींदार ने विद्रोह किया था। और कब किया था, 1669 ईस्वी में तिलपत राय और गोकुल नामक जमींदार ने विद्रोह किया था 1669 ईस्वी में। 1685 ईस्वी में जो दूसरा विद्रोह हुआ, 1685 में राजा राम और राम चेहरा ने विद्रोह किया था। जो इसका जाटों का दूसरा विद्रोह हुआ 1685 ईस्वी में, राजा राम और राम चेहरा ने 1685 में जाटों का दूसरा विद्रोह इन्होंने किया था। बोला जाता है कि एक इतिहासकार है मंची, उसके अनुसार कहा जाता है कि जब 1680 में राजा राम ने अकबर के जो मकबरे को लूटा था, उसके अकबर के मकबरे को लूटा था, तो उसी समय उसने अकबर को कब्र को खोदकर उसकी हड्डी को निकालकर उसने जला दिया था। जब राजा राम अकबर के मकबरे को लूटता है तो उसी समय उसका कब्र को खोदकर उसका हड्डी निकालकर वो जला देता है। ये इतिहासकार मंची कहता है। मंची के अनुसार ये कथन है। और जो तीसरा जाटों का विद्रोह हुआ था, उसका जो नेता था चूड़ामल ने तीसरा जाटों का विद्रोह का नेता था। जो तीसरा जो विद्रोह हुआ था, चूड़ामल उसका सरदार था। आगे चलकर जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, चूड़ामल जब तीसरा जाट विद्रोह किया था, फिर उसके बाद औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। तो औरंगजेब की मृत्यु के बाद चूड़ामल भरतपुर में एक स्वतंत्र शक्तिशाली जाट राज परिवार की यह स्थापना करता है। जाट परिवार की यह स्थापना करता है और वर्तमान में भरतपुर के राज परिवार की स्थापना करता है। जाटों के विद्रोह को जान से खत्म करने के लिए जब ये अपना स्थापना कर लेता है। लेकिन 1691 ईस्वी में
1691 ईस्वी में जाटों का विद्रोह को जड़ से खत्म करने के लिए आमेर के राजा जो कछवाहा वंश के होते हैं बिशन सिंह, उसको ये सूबेदार नियुक्त करता है और जाटों के खिलाफ ये युद्ध के लिए भेजता है। तो उसमें ये जाटों को हरा देता है 1691 ईस्वी में, बिशन सिंह हरा देता है। और उसका एक सुदृढ़ किला होता है जाटों का, जो सोनार नाम का एक किला होता है, उस पर बिशन सिंह अधिकार करके मुगलों के अधीन कर लेता है। तो जाटों से हम लोग देख लिए थे कि जाटों का पहला विद्रोह कौन कौन किया था। पहला इस मथुरा के क्षेत्र में जाट लोगों ने किया था, उसका नेता कौन थे, तिलपत राय और जमींदार गोकुल नाम के। दूसरा विद्रोह 1669 में हुआ था पहला। दूसरा 1685 में राजा राम एंड राम चेहरा, इसका जो दूसरा विद्रोह किया था राजा राम चेहरा। और तीसरा जो था चूड़ामन था। और 1691 में बिशन सिंह जो कछवाहा वंश के राजपूत थे, उन्होंने जाटों के हराकर उनके सुदृढ़ किला मतलब सुदृढ़ दुर्ग सोनार पर कब्जा कर लिया था। ये सोनार पर ये कब्जा कर लिया था। दूसरा है सतनामियों का विद्रोह। जो सतनामियों का विद्रोह है, इसका जो मुख्य कारण बताया जाता है, सतनामियों का विद्रोह का मुख्य कारण बताया जाता है दोस्तों कि एक पैदल मुगल सैनिक सतनामी जब जा रहा था, कहीं जा रहे थे, तो एक पैदल उसी रास्ते से एक पैदल मुगल सैनिक जा रहा होता है, तो सतनामियों को वह हत्या कर देता है। यही सतनामियों का विद्रोह का मुख्य कारण है। यही सतनामियों का विद्रोह का मुख्य कारण है। इसकी स्थापना, जो सतनामियों की स्थापना थी, 1657 ईस्वी को नरौल में हुआ था। और इसका जो प्रधान केंद्र है वो भी नरौल में है। यह दिल्ली से 8 या 10 किलोमीटर के डिफरेंस में है नरौल। इसका जो प्रधान केंद्र है नरौल में, और इसकी स्थापना भी 1657 ईस्वी में नरौल में हुई थी। इसे लोग वामपंथ, इसे लोग बैराग पंथ भी कहते थे। सतनामियों को लोग बैराग पंथ कहते थे। इन्हें लोग मुंडिया भी कहकर पुकारते थे। सतनामियों को लोग मुंडिया भी कहते थे, कहीं कहीं बैराग भी कहते थे। बैराग पंथ भी कहते थे सतनामियों को, और लोग इन्हें मुंडिया भी कह के पुकारते थे। इसका विद्रोह का कारण बताया ना कि एक मुगल सैनिक, जो पैदल मुगल सैनिक एक सतनामी की हत्या कर देता है, जिसके खिलाफ यह मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह का शुरुआत कर देते हैं। तो इसका मुख्य कारण यही है, पूछा जाएगा कि सतनामियों का विद्रोह का मुख्य कारण क्या है। तो इसका मुख्य कारण यह है कि एक पैदल मुगल सैनिक सतनामी की हत्या कर देता है, जिसके कारण सतनामी मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह का आगाज कर देता है। लेकिन आगे चल के और एक सतनामी कृषक की हत्या कर देता है। लेकिन आगे चल के औरंगजेब इस विद्रोह को दमन करने के लिए रंदाज खा को सेना नायक नियुक्त करता है, और वह नरौल पर आक्रमण करने के लिए बोलता है। तो रंदाज खा नरौल पर जाता है और उस पर युद्ध होती है, जिसमें सतनामी कृषक की हार होती है और रंदाज खा नरौल पर कब्जा कर लेता है। तो हम लोग सतनामियों का भी विद्रोह देख लिए। इसमें मेन पॉइंट है कि इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इसकी स्थापना 1657 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था, तो नरौल में हुआ था। इसका जो प्रधान केंद्र है नरौल में है। इन्हें लोग मुंडिया भी कहते थे, इन्हें लोग बैराग पंथ भी कहते थे। पूछा जाएगा कि सतनामियों को और अन्य किस नाम से जाना जाता था। इन्हें लोग मुंडिया कहते थे, बैराग पंथ। तो मुंडिया मैंने यहाँ पर लिखा हुआ, बैराग पंथ भी मैंने यहाँ लिख दिया। इन्हें दो नाम से जाना जाता है, मुंडिया और बैराग पंथ। इसका विद्रोह का मुख्य कारण भी मैंने बता दिया कि एक पैदल मुगल सैनिक एक सतनामी कृषक की हत्या कर देता, जिसके खिलाफ सतनामी कृषक मुगल बादशाह के खिलाफ विद्रोह का आगाज कर देते हैं। फिर उस विद्रोह को दमन करने के लिए औरंगजेब रंदाज खा को नरौल पर आक्रमण करने के लिए कहता है, और रंदाज खा नरौल पर आक्रमण करता है। उसके फलस्वरूप सतनामी कृषक की हार होती है और रंदाज खा नरौल पर अपना अधिकार करके मुगल के अधीन उस नरौल को अपने अधीन कर लेता है। तो हम लोग सतनामियों का विद्रोह देख लिए। सिख विद्रोह, जो सिखों का विद्रोह था, मूल रूप से ये धर्म को लेकर और लगान के लेकर हुआ था।
जैसे बोला जाता औरंगजेब के युग शासन काल में राजपूतों ने विद्रोह किया था, उत्तराधिकारी के लिए किया था। और जो मराठों ने किया था, मराठों ने जो मेन रूप से जो विद्रोह किया था वह अपना स्वतंत्र राज्य बनाने के लिए किया था। और सिखों ने अपने धार्मिक नीति और लगान के लिए किया था। और अफगान अपना स्वाभिमान और स्वतंत्रता प्रेम के लिए किया था। और जाट, बुंदेला और ये सतनामी जो थे, जो 3-4 थे, जैसे 3-4 मेन रूप से राजपूत तो अपना उत्तराधिकारी के लिए किए थे, और मराठा अपना स्वतंत्र राज्य के लिए किए थे। फिर उसके बाद आता है राजपूत, मराठा, और उसके बाद ये थे सिख। तो सिखों ने अपना धार्मिक के लिए किया था और अफगान अपना स्वाभिमान के लिए किया था। और जो मेन रूप से 3 जो थे, पहला था जाट, दूसरा था सतनामी और तीसरा मैं बताऊंगा बुंदेला। जो बुंदेला लोग थे, ये जाट, सतनामी और बुंदेला, ये लोग मुख्यतः कृषक थे। ये लोग के बादशाह से इसलिए नाराज थे कि ये लोग कृषक थे, उनके हक के अनुसार इन्हें सुविधाएं नहीं मिलती थी जो अकबर और जहांगीर के शासन काल में मिला था। उसी के फलस्वरूप इन्होंने बादशाह के खिलाफ विद्रोह का आगाज किया था। तो हम लोग जाट देख लिए, सतनामी देख लिए, अब तीसरा हम लोग सिख का विद्रोह देखते हैं। तो गुरु तेग बहादुर ने पंजाब के कृषकों से जो सिखों का विद्रोह था, मेन रूप से बताया ना कि धर्मांतरण नीति और लगान के लिए होता। जो गुरु तेग बहादुर होते हैं, जो सिखों के गुरु है, तो उन्होंने पंजाब में जो पंजाब के कृषकों से ज्यादा लगान वसूलने और उन पर अत्याचार करने के लिए वहां के जो मुगल अधिकारी थे उसके खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। मुगल अधिकारियों के खिलाफ इन्होंने विद्रोह किया था। और इन्होंने अंग्रेज का जो धार्मिक नीति था उसका भी इन्होंने विद्रोह किया था। अंग्रेज का धार्मिक नीति कहने का मतलब, अंग्रेज के जो शासन काल में लोगों को जबरन मुसलमान बनाया जाता था, वही तो उसी का इन्होंने, गुरु तेग बहादुर ने उसका धार्मिक, औरंगजेब का धार्मिक नीति का इन्होंने विरोध किया था। जिसके फलस्वरूप, तो इसका जो पहला पॉइंट है सिख विद्रोह से, गुरु तेग बहादुर ने पंजाब के कृषकों से ज्यादा लगान वसूलने वाले अधिकारियों के अत्याचार का विद्रोह किया था। तो मैंने बताया कि इन्होंने पंजाब के कृषकों का ज्यादा लगान वसूलने पर इन्होंने मुगल अधिकारियों का विरोध किया था। और जो दूसरा है औरंगजेब की धार्मिक नीति का, औरंगजेब की धार्मिक नीति जो मैंने बताया कि इसके शासन काल में ज्यादा धर्मांतरण करवाया जाता था, उस नीति को गुरु तेग बहादुर ने विरोध किया था। जिसके फलस्वरूप जब ये दोनों ये विद्रोह किए थे, उसके फलस्वरूप गुरु तेग बहादुर को 1675 ईस्वी में पकड़कर उन्हें दिल्ली लाया जाता है। जब उन्हें दिल्ली लाया जाता है, कैद करके उन्हें दिल्ली लाया जाता है, बादशाह के सामने उन्हें हाजिर किया जाता है। तो उन्हें बोला जाता है कि आप मुसलमान कबूल कर लीजिए, आपको छोड़ दिया जाएगा। लेकिन गुरु तेग बहादुर ने ऐसा ना, मुसलमान इस्लाम धर्म न स्वीकार करने पर उन्हें मृत्यु दंड दे दिया जाता है। तो उसके बाद इन्हें मृत्यु दंड दिया जाता है। तो उसके बाद उनका पुत्र गुरु गोविंद सिंह, गुरु तेग बहादुर के जो पुत्र होते हैं, गुरु गोविंद सिंह, सिखों का एक सैनिक समुदाय तैयार किया। जो गुरु गोविंद सिंह होते हैं, गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था, पटना साहिब में। अभी भी गुरु गोविंद सिंह के जन्म पर हर साल यहाँ मेला लगता है। यहाँ वर्ल्ड के यानी सभी देशों से यहाँ जितने पंजाबी होते हैं इस मेले में आते हैं। जनवरी में गुरु गोविंद सिंह प्रकाश पर्व के तौर पर मनाया जाता है। वही गुरु गोविंद सिंह जो तेग बहादुर को उनका पिता की दिल्ली में हत्या कर दिया जाता है 1675 ईस्वी में। तो उनकी हत्या के बाद गुरु गोविंद सिंह ने एक सिखों का समुदाय, एक सैनिक तैयार किया, जिसको उन्होंने नाम दिया, उसका नाम था खालसा पंथ। उसको गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ का नाम दिया। और खालसा पंथ के सदस्यों को आम जनता से भिन्न रहना पड़ता था। जो खालसा पंथ के जो खालसा पंथ में सदस्य होते थे, उनको आम जनता से भिन्न रहना पड़ता था। उन्हें का से शुरू होने वाला 5 वस्त्र धारण करने पड़ते थे। जैसे जो का से शुरू होता था 5 वस्त्र, जैसे का से केस, जो सरदार जी को देखते हैं पगड़ी बांधे हुए रहते हैं। फिर इनका पहला था
केस, दूसरा था कृपान, तीसरा कच्छ, चौथा कड़ा, पांचवा कंघा। तो एक सरदार होते, किसी भी सरदार जी को देखिएगा, जो मेनली जो सरदार हुए रहेंगे वो अपना माथा पर एक पगड़ी बांधे हुए रहेंगे, बगल में उनका कृपान ऐसे करके पहने हुए रहते, यहाँ से उनका कृपान लटका हुआ रहता। तीसरा उनका कच्छा पहने, कच्छ धारण किए हुए रहते हैं। चौथा उनका जो हाथ में कड़ा रहेगा, और पांचवा वो कंघी लिए हुए रहेंगे। शायद इसी के नजदीक वो कंघा जो बोला जाता है वो अपने पगड़ी के नजदीक ऐसे करके रखते हैं या पॉकेट के अंदर रखते हैं। ये 5 चीज एक सरदार के पास हमेशा रहता है, जो खालसा पंथ के होते हैं, जो अपने ये 5 चीज अपने साथ रखते हैं। गुरु गोविंद सिंह सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। जो गुरु गोविंद सिंह थे सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। सिखों के 10वें और अंतिम गुरु थे। औरंगजेब ने इनको दमन करने के लिए सेना भेजा था, लेकिन जब ये इन्होंने अपना जो मुख्यालय था ये सब करने के बाद इन्होंने खालसा पंथ बनाया, तो इन्होंने अपना जो मुख्यालय बनाया आनंदपुरा को मुख्यालय बनाया। तो आनंदपुरा को मुख्यालय बनाया, तो औरंगजेब ने इनका जो सिखों का जो गुरु का उन्हें दमन करने के लिए भेजा। तो हम दोस्तों फिर हम लोग देखते हैं 3 विद्रोह देख रहे थे, 3 को जाट, सिख और सतनामियों का विद्रोह। फिर हम लोग बुंदेला का विद्रोह देखते हैं। बुंदेला का विद्रोह मुख्य रूप से यूपी के उन क्षेत्रों में होता है, पूर्वी क्षेत्रों में, जैसे मालवा और बुंदेलखंड। उस समय जो मालवा और बुंदेलखंड के राजा होते, ओरछा के जो राजा थे चंपत राय ने मुगलों के खिलाफ विद्रोह किया था, लेकिन वह विद्रोह किया तो मुगलों ने उसके खिलाफ उस विद्रोह को दमन करने के लिए उस पर आक्रमण किया। तो चंपत राय ने मुगलों का अधीन स्वीकार करने से मना कर दिया और उसने आत्महत्या कर लिया। तो उसका एक पुत्र होता है छत्रसाल, चंपत राय का पुत्र होता है छत्रसाल, जो आगे चल के उसने मुगलों से संघर्ष जारी रखा और उसने मुगलों के खिलाफ कई सफलताएं भी हासिल किया। लेकिन आगे चल के उसने 1705 ईस्वी में मुगलों से संधि कर ली। जब उसने मुगलों से संधि कर लिया, फिर उसने आगे चल के औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह एक स्वतंत्र राज्य मालवा के पूर्वी क्षेत्रों में एक स्वतंत्र राज्य का स्थापना करता है। जो छत्रसाल, जो चंपत राय का पुत्र छत्रसाल होता है, जो औरंगजेब की मृत्यु के बाद वह मालवा के पूर्वी क्षेत्रों में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं उससे फर्क कि औरंगजेब के समय में ओरछा के राजा चंपत राय ने विद्रोह किया था और 1661 ईस्वी में उसने मुगल को अधिपत्य स्वीकार न करने के बजाय उसने आत्महत्या कर लिया, जो मैंने अभी बताया। उनका पुत्र 1705 ईस्वी में छत्रसाल मुगलों से संधि कर लेता है, वो भी मैंने बताया, संधि कर लेता है। और औरंगजेब के मृत्यु के बाद छत्रसाल पूर्वी मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, जिसकी राजधानी पन्ना होती है। जो पूर्वी मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है ये छत्रसाल, तो उसकी जो पूर्वी मालवा में एक स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, उसका राजधानी पन्ना होती है। मालवा और बुंदेलखंड की प्रजा ने जब ये मालवा के पूर्वी क्षेत्रों में अपना राज्य स्थापित करता है, तो मालवा और बुंदेलखंड उसी दोनों नजदीक ही होता है। मेन रूप से बुंदेलखंड बोला जाता है, मालवा भी उस प्रदेश था। तो मालवा और बुंदेलखंड के जो प्रजा होते हैं, छत्रसाल जब राजा बनता है तो उनके जो मालवा और बुंदेलखंड के जो प्रजा होते हैं, इन्हें हिंदू धर्म रक्षक के रूप में स्वीकार करता है। बोला जाता है कि छत्रसाल भी एक गोरिल्ला युद्ध प्रणाली के राजनीतिज्ञ थे। जिस तरह से महाराणा प्रताप ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाया था, शिवाजी ने गोरिल्ला युद्ध प्रणाली अपनाया था, उसी प्रकार छत्रसाल भी गोरिल्ला युद्ध प्रणाली में निपुण थे। तो इनको मालवा और बुंदेलखंड के प्रजा ने इन्हें हिंदू रक्षक, छत्रसाल को हिंदू धर्म और क्षत्रिय सम्मान के रक्षक के रूप में स्वागत किया था। फिर हम लोग आते हैं राजपूत की नीति। जो राजपूतों से बादशाह का मेन जो कारण था, मारवाड़ के गद्दी को लेकर बादशाह और राजपूतों में
विद्रोह का मेन राजपूतों का विद्रोह हुआ था। ऐसे औरंगजेब के शासन काल में 3 राजा थे, आमेर के राजा जय सिंह, मेवाड़ के राजा राणा राज सिंह और जोधपुर के राजा जसवंत सिंह थे, जो औरंगजेब के समय में ये 3 राजा सक्रिय मेन रूप से थे। राजा जसवंत सिंह के बारे में बोला जाता है कि जब औरंगजेब और दारा सिकोह के बीच उत्तराधिकारी के लिए जो युद्ध चल रहा था, उस युद्ध में जसवंत सिंह ने औरंगजेब के साथ न देकर औरंगजेब का साथ न देकर दारा सिकोह का साथ देता है, जिसके कारण से मुगल बादशाह औरंगजेब उससे खफा होते हैं। लेकिन आगे चलकर राजा जय सिंह जो आमेर के राजा होते हैं, उन दोनों के बीच सुलह करा देते हैं और दोनों जय सिंह और जसवंत सिंह दोनों मुगल सेना में शामिल हो जाते हैं। लेकिन जो मेवाड़ के राणा जय सिंह होते हैं वो मुगल सेना में नहीं होते, एक स्वतंत्र राज उस समय वो अपना चलाते रहते हैं। तो हम लोग देखते हैं राजपूत नीति। राजपूतों के साथ बादशाह का संघर्ष मारवाड़ के गद्दी को लेकर था। जो मैंने अभी बताया कि राजपूतों के साथ बादशाह का संघर्ष मारवाड़ के गद्दी को लेकर था। मारवाड़ और मुगल के बीच 30 वर्षों तक युद्ध चला था। इन लोग जो बादशाह और मारवाड़ के लेकर ही राजपूतों में संघर्ष हुआ था। तो इन लोगों के बीच मारवाड़ और औरंगजेब यानी मुगल सेना के बीच 30 वर्ष तक युद्ध चला था। और वह युद्ध कब से कब तक चला था? तो वह युद्ध 1679 से 1707 ईस्वी तक चला था। पूछा जाएगा कि मारवाड़ और मुगल सेना के बीच कितने वर्षों तक युद्ध चला? तो 30 वर्षों तक युद्ध चला। कब से कब तक चला? तो 1679 से 1707 ईस्वी तक युद्ध चला था। इसका जो मुख्य कारण था राजपूतों का विद्रोह का, इनका मारवाड़ के गद्दी को लेकर बादशाह का इनकी शत्रुता का कारण बना था। तीसरा पॉइंट है 1700, जब ये मारवाड़ के जो शासक होते हैं, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह, इसी प्रकार मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह को आगे चलकर औरंगजेब के सेना में भर्ती हो जाता है और उन्हें 1678 ईस्वी में जसवंत सिंह को 1678 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। उनकी मृत्यु के बाद उनका पुत्र अजीत सिंह, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो उनका पुत्र अजीत सिंह उनकी मृत्यु के बाद पैदा लेता है। लेकिन राठौरों ने दुर्गा दास के नेतृत्व में यहाँ का जोधपुर का राज्य अभिषेक करवाने के लिए कहता है। लेकिन औरंगजेब माना कर देता है। औरंगजेब अजीत सिंह को मुस्लिम धर्म अपनाने के लिए कहता है कि यदि आप मुस्लिम धर्म अपना लेते हैं तो हम आपको जोधपुर के शासक बना देंगे। लेकिन उसी दरमियान राठौर ने दुर्गा दास के नेतृत्व में विद्रोह कर देता है। जब राठौर विद्रोह कर देते हैं, जब राठौर औरंगजेब के खिलाफ विद्रोह कर देते हैं, तो न औरंगजेब अजीत सिंह को मारवाड़ का शासक बनाता और राठौर उसी समय इसके जसवंत सिंह यानी मारवाड़ के खिलाफ औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह कर देते हैं। तो अजीत सिंह भी मारवाड़ का राजा नहीं बनता है और राठौर विद्रोह कर देते हैं, जिसके कारण औरंगजेब इसलिए नहीं राजा बनाता है कि अजीत सिंह मुस्लिम धर्म को नहीं अपनाता, इसलिए वह राजा नहीं बनाता। लेकिन जब राठौरों ने दुर्गा दास के नेतृत्व में विद्रोह करता है तो उसी समय औरंगजेब ने 36 लाख रुपया लेकर इंद्रजीत नामक एक व्यक्ति को मारवाड़ का शासक घोषित कर देता है। लेकिन इंद्रजीत उसका प्रतिनिधि होने के कारण राजपूत उसे स्वीकार नहीं करते हैं और मारवाड़ के शासक आगे चलकर औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1709 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को, वही अगला पॉइंट है कि 1709 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ के राजा के रूप में मान्यता दे दिया था। उन्होंने औरंगजेब ने 36 लाख रुपया लेकर इंद्रजीत को शासक बनाया, परंतु प्रतिनिधि होने के कारण उसे अंग्रेजों ने, राजपूतों ने उन्हें मान्यता न दिया, तो वह मेन रूप से मारवाड़ के शासक नहीं हुए। फिर उसके दरमियान औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। उसके पश्चात 2 वर्षों के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है और 1709 ईस्वी में बहादुर शाह प्रथम ने अजीत सिंह को मारवाड़ के राजा के रूप में मान्यता दे देता है। तो इससे पहले कुछ समय के लिए इंद्रजीत को मारवाड़ के शासक औरंगजेब बनाता है। उसके मृत्यु के 2 वर्ष बाद अजीत सिंह को
बहादुर शाह प्रथम 1709 ईस्वी में राजा के रूप में मान्यता दे देता है। फिर हम लोग अगला पॉइंट देखेंगे। मेवाड़ के राणा राज सिंह ने मुगलों के विरुद्ध, जब मेवाड़ के जो राणा थे उस समय जो 3 राजा थे, मैंने बताया था आमेर, मेवाड़ और जोधपुर। तो जो आमेर और जोधपुर के जो राजा थे वो मुगलों के सेना में शामिल हो गए थे, लेकिन मेवाड़ के जो राजा थे राजा जय सिंह वो मुगलों में नहीं, एक स्वतंत्र राज चला रहे थे, मैंने बताया था। तो वही जो मेवाड़ के जो राणा थे राज सिंह, उन्हें जब राठौरों सिंह की मुगलों की राठौरों से भिड़ंत हुआ था, तो राजा राज सिंह ने मुगलों का साथ न देकर उन्होंने राठौरों का साथ दिया था। मेवाड़ के राणा ने राठौरों को, मुगलों और राठौरों को साथ दिया था इन्होंने। तो उसने 1615 फिर उसने राणा राज सिंह ने 1615 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। यहाँ पर बोला जा रहा है कि चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाया। ये क्या बोला जा रहा है? चित्तौड़ दुर्ग तो इससे पहले, बहुत पहले बन गया था, लेकिन बोला जा रहा है कि चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण राजा राज सिंह ने करवाया। इसका मतलब ये बोला जा रहा है कि इन्होंने दोबारा से चित्तौड़ दुर्ग का बनाया था? नहीं, चित्तौड़ दुर्ग का पुनः निर्माण करवाना, इससे पहले हम लोग जहांगीर में पढ़ चुके थे, जहांगीर के शासनकाल में, कि जहांगीर के जब वो अपना पहला साम्राज्य विस्तार जो अभियान करता है वह मेवाड़ में होता है। तो उस समय मेवाड़ के जो शासक होते हैं अमर सिंह, जो राणा प्रताप के पुत्र होते हैं, उनके खिलाफ वो अपना पहला विजय अभियान शुरू करता है। तो उस विजय अभियान में उसने पहला जो विजय अभियान होता है उसमें कुछ सेना नायक भेजता है, उनको असफलता मिलता है। फिर दूसरा जो अभियान करता है मेवाड़ पर, तो उसमें मिर्जा जिसकोका, आसफ खां और शहजादा खुर्रम, जो जिसे आगे चल के शाहजहां के नाम से प्रसिद्ध होता है। तो शाहजहां जब जाता है तो उसने मेवाड़ को इतना विवश कर देता है कि संधि करने पर वह विवश मतलब हरा देता है और संधि करवा देता है। लेकिन उसी समय जहांगीर चित्तौड़ मेवाड़ के शासक राणा अमर सिंह के साथ एक संधि करता है कि आप जो चित्तौड़ का जो दुर्ग है वो आपके पास ही रहेगा, लेकिन वह मुगलों के अधीन रहेगा, ना आप उसमें कोई निर्माण कार्य करवाइएगा, ना मरम्मत करवाइएगा। तो उसी समय बोला जाता है, उसी समय से जहांगीर के ही शासनकाल से चित्तौड़ का जो दुर्ग होता है मुगलों के अधीन हो जाता है, और उसी समय मुगल बादशाह आदेश देता है कि आप चित्तौड़ दुर्ग का न निर्माण करवाइएगा और ना ही इसकी कोई मरम्मत करवाइएगा। तो वही यहाँ पर बोला जा रहा है। तो उसी संधि को राणा जय सिंह ने उल्लंघन किया था। जहांगीर और राणा अमर सिंह के संधि को राणा जय सिंह ने उल्लंघन करवाकर 1615 ईस्वी में चित्तौड़ दुर्ग को उसने पुनः निर्माण करवाया। इन दोनों, जैसे इसने चित्तौड़ दुर्ग संधि का उल्लंघन किया और उसने मुगलों और राठौरों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें उसने राठौरों को साथ दिया था। तो इन दोनों के बीच से राणा जय सिंह और मुगलों के बीच इन दोनों के बीच एक शत्रुता उत्पन्न हुआ, जिस शत्रुता के कारण 1680 ईस्वी में राणा जय सिंह को मुगल सेना हरा देता है। मुगल सेना 1680 ईस्वी में हरा देता है। उसके फलस्वरूप इससे 1 साल पहले औरंगजेब जजिया कर पुनः लागू कर देता है। जजिया कर जो अकबर जजिया कर को हटा देता है, उसे औरंगजेब पुनः लागू कर देता है। कुछ समय के लिए शाहजहां भी जजिया कर को लागू करता है, लेकिन एक हिंदू धर्म गुरु होता है जिसके कहने पर, आग्रह करने पर शाहजहां जजिया कर को हटा देता है। लेकिन 1679 ईस्वी में औरंगजेब जजिया कर को पुनः लागू कर देता है। तो जब 1680 ईस्वी में राणा राज सिंह मुगलों से हार जाता है, उसी समय इन दोनों के बीच एक संधि होती है, जो उदयपुर की एक संधि होती है, जो 1680 ईस्वी में मुगल से राणा राज सिंह हार जाता है। उन दोनों के बीच एक संधि होती है। 14 जून 1681 ईस्वी में इन दोनों के बीच, मेवाड़ और मुगलों के बीच उदयपुर की एक संधि होती है। उदयपुर के संधि की कुछ शर्तें होती है। मुगलों ने इनके सामने कुछ शर्त रखा था। कुछ शर्तें ये है, पहला शर्त ये है कि जिसके अनुसार राणा को जजिया के बदले अपने कुछ जिले देने पड़े थे। जब ये युद्ध हार गया था तो 1 साल पहले औरंगजेब ने 1679 ईस्वी में जजिया कर लगाया था और 80 में युद्ध हारे थे। 81 में इनका एक उदयपुर का संधि हुआ था मुगलों के खिलाफ। तो उस संधि के अनुसार औरंगजेब ने इनके साथ एक शर्त, एक नहीं 2-3 शर्त रखा
कि आप राणा को क्या जिसके अनुसार राणा को जजिया के बदले अपने कुछ जिले देने पड़े मुगल बादशाह को। उसके बदले फिर मुगल बादशाह ने अपनी सेना मेवाड़ से हटा लिया था। जब जजिया के बदले राणा ने अपने कुछ जिले दिए तब मेवाड़ से मुगल सेना ने अपना सेना हटा लिया था। और आगे चल के दूसरा पॉइंट है कि राणा ने राठौरों की सहायता न करने का वचन देता है। मुगल बोलते हैं कि आप राठौरों के भविष्य में कभी सहायता, यदि हमारी राठौर और मुगल सेना के बीच युद्ध होता है तो आप राठौरों की कभी सहायता मत करिएगा, इसका आप वचन दीजिए। तो ही राणा ने वचन दिया था कि आप दोनों के बीच यदि राठौर और मुगल सेना के बीच युद्ध होता है तो उसमें हम हस्तक्षेप न करेंगे, यानी राठौरों की सहायता नहीं करेंगे, उसका वचन देता है। क्यों वचन लेता है? क्योंकि इससे पहले राणा राज सिंह ने मुगलों और राठौरों के बीच जो युद्ध हुआ था उसमें राज सिंह ने मुगलों को साथ न देकर राठौरों को साथ दिया था, इसलिए मुगल सेना ने राणा से ये वचन लेता है। और जो तीसरा पॉइंट है सहायता न करने का और वचन देता, और राणा को शाही सेना में 5000 मनसा प्राप्त होता है। तो हम लोग जितना औरंगजेब के समय जो विद्रोह हुए थे उस विद्रोह को हम लोग देख लिए हैं। इसका बुंदेलखंड का विद्रोह, राजपूत नीति और राजपूतों का जो विद्रोह हुआ था वो सब हम देख लिए। फिर इसका हम लोग धार्मिक नीति देखेंगे, इसका निर्माण कार्य देखेंगे और इससे जुड़ी एक लाइन वाला क्वेश्चन देखेंगे, उसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। और अगले क्लास में हम लोग शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड जो ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनेंगे उसको हम लोग साथ में कर लेंगे। और धार्मिक नीति और निर्माण कार्य और इसके जो कुछ बातें हैं, जैसे इसने जजिया कर को पुनः लागू कर दिया था, इसने तुला जो दान होता है उस प्रथा को इसने खत्म कर दिया था, इसने झरोखा जो प्रथा था उसको खत्म कर दिया था, इसने अपने दरबार में आयोजन होने वाले संगीत पर रोक लगा दिया था, चित्रकला पर रोक लगा दिया था इसने, और जैसे बहुत चीजें थी उस पर इसने रोक लगा दिया था। तो उसको हम लोग इसके धार्मिक नीति में देखेंगे। और इसने एक रबिया नामक मकबरा का निर्माण करवाया था जिसको दक्षिण का ताजमहल कहा जाता है, इसका एक निर्माण कार्य है। इसने दिल्ली में एक मोती मस्जिद का निर्माण इसने नहीं, इसके पिता शाहजहां ने करवाया था, इसको पूरा करवाया था। तो इसका ये सब निर्माण कार्य है, धार्मिक नीति है, इससे जुड़ी कुछ तथ्य हैं। इससे रिलेटेड औरंगजेब के बारे में बोला जाता है कि औरंगजेब एक ऐसा शासक था कि शाही खजाने से वह अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए एक भी रुपया यूज नहीं करता था, मतलब प्रयोग नहीं करता था। वह अपने व्यक्तिगत जीवन को चलाने के लिए टोपियां सिलकर और नवाज की प्रतियां बनाकर उससे अपना जीवन व्यतीत करता था। उसने तो यहाँ तक एक पत्र में लिखकर वो अपने पुत्र को कहा था, यदि मैं मर जाऊं तो मेरा अंतिम संस्कार भी जो मैंने अपनी टोपियां सिलकर और नवाज की प्रतियां बनाकर जो अपने पूंजी जमा किया उसी से मेरा अंतिम संस्कार किया जाए। उसने एक पत्र लिखकर अपने बेटे को कहा था। तो हम लोग औरंगजेब से अगले क्लास में और कुछ जरा सा बातें हैं जैसे धार्मिक और उससे रिलेटेड निर्माण कार्य और उससे कुछ तथ्य जो जरूरी बातें इंपॉर्टेंट बातें वो देखेंगे। और उसी क्लास में हम लोग शाहजहां और औरंगजेब से रिलेटेड हम लोग बात को मतलब ऑब्जेक्टिव प्रश्न पर हम लोग देखेंगे। तो हम लोग अगले क्लास में मिलते हैं।